चलिए फंक्शन में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लें। टाइटल डालिए रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। किसकी थ्योरी? अच्छा, स्कोप की। ओहो, आपकी स्कोप रह गया है। ठीक, लिखो। टाइटल डालिए वेरिएबल स्कोप के बारे में। हाँ, लिखिए 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 वेरिएबल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। लिखिए इन जेएस just like in JS, just like other programming language, we have we have the concept of scope in JS, just like other programming languages, we have the concept of scope. लिखिए the word scope means accessibility. The word scope means accessibility. That is the places from where a variable can be accessed. The places from where a variable can be accessed. And JS primarily places from where a variable can be accessed. And JS primarily has two scopes. JS primarily has two scopes. पहला लोकल स्कोप, दूसरा ग्लोबल स्कोप। पहला लोकल स्कोप, दूसरा ग्लोबल स्कोप। अब पहला लिखो, लोकल स्कोप। क्या क्या याद है लोकल स्कोप के बारे में? तीन बातें। लोकल स्कोप वो होगा जो फंक्शन के ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल बनेगा। नंबर वन, लेट वेर कॉन्स्ट, सबका स्कोप लोकल हो सकता है अगर वो फंक्शन के अंदर बने। नंबर थ्री, कोई भी लोकल स्कोप वेरिएबल अपने फंक्शन के बाहर अवेलेबल नहीं होगा। एक और पॉइंट, कोई भी लोकल स्कोप वेरिएबल फंक्शन के बाहर आते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जितनी बार वो फंक्शन चलेगा वेरिएबल उतनी बार बनेगा, जितनी बार फंक्शन खत्म होगा वेरिएबल उतनी बार डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लिखो, फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स following are important points about local scope. Following are important points about local scope. पहला, local scope means variables which are declared. Local scope means variables which are declared inside a function body. Number two, a local scope variable cannot be accessed. A local scoped variable cannot be accessed from out of the function. A local scoped variable cannot be accessed from out of the function. Next, a local scope variable is destroyed
एज सून एज, सॉरी डिस्ट्रॉयड नहीं, पहले लिखो, अ लोकल स्कोप वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन अ फंक्शन starts execution. A local scope variable is created when a function starts execution and gets destroyed as soon as this execution is over. Gets destroyed as soon as this execution is over. ठीक, अब अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ये 3 लाइन का कोड उतारिए, इसमें दिखाइए ए लोकल है, दिस इज लोकल स्कोप वेरिएबल, और वैल्यू बढ़ेगी जरूर, वैल्यू विल इंक्रीमेंट बट ए विल डिस्ट्रॉय एज सून एज फंक्शन कंप्लीट्स। जैसे ही फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन पूरा करेगा, जेएस ए को मेमोरी से भगा देगी, हटा देगी। हो गया डन। तो इस कोड का आउटपुट हर बार क्या आएगा, जितनी बार फन वन कॉल होगा 10 ही आएगा। वैल्यू विल इंक्रीमेंट बट ए विल डिस्ट्रॉय एज सून एज फंक्शन कंप्लीट्स। वैल्यू विल इंक्रीमेंट बट ए विल डिस्ट्रॉय एज सून एज फंक्शन कंप्लीट्स। हो गया, बढ़े आगे। अब लिखो ग्लोबल स्कोप। लिखिए ग्लोबल स्कोप इज गिवन टू वेरिएबल्स, कब कब, सही सही बोलना, 2 केसेस में। एक तो तब जब उनका डिक्लेरेशन फंक्शन के बाहर और स्क्रिप्ट के अंदर हो, एक तब भी जब वो फंक्शन के अंदर बने पर बिना वेर लेट और कॉन्स के बने। जबरदस्ती जेएसएन को उठा के फेंक देती है इन ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप इज गिवन टू वेरिएबल्स इन 2 केसेस। पहला, when a variable is declared when a variable is declared outside any function, when a variable is declared outside any function। अब इस बात को समझाने के लिए ये कोड लिखिए। रुक जाइए, उसको ठीक कर दूं। ये हो गया ग्लोबल स्कोप। तो अब आप थे अगर लास्ट लेक्चर में, तो बताइए क्या आ रहा है इसका आउटपुट। इसका आउटपुट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 हर बार एक बढ़कर आ रहा है। सही बोल रहा हूं? तो अगर आप फन वन कॉल करेंगे तो वो 10 दिखाकर 11 कर देगा। फन टू कॉल करेंगे 11 दिखाकर 12 कर देगा। फिर फन वन चलाएंगे 12 दिखाकर 13 कर देगा, एंड सो ऑन। सो दिस ए इज ग्लोबल।
डन। दूसरा, JS, JS also assumes global scope when we declare a variable, when we declare a variable inside any function without var, let or const. Inside any function without var, let or const. उतारिए पार्ट 2। तो है ही, वो तो है ही। उसमें क्या, उसमें लेट वेट कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो है ही ग्लोबल। होता है ना, स्ट्रिक्ट मोड बोलते हैं। उसमें जेएस तुमको इस पे एरर दे देगी। जब तुम मॉडर्न लाइब्रेरीज पढ़ोगे, रिएक्ट पढ़ोगे, उनमें ये चीज ऑटोमेटिक एनेबल्ड रहती है। अभी अपन करते हैं इसको, ठीक। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ऐसा लिखूं और जेएस चलाए, तो मैं ऊपर स्ट्रिक्ट मोड को ऑन कर दूंगा, तो जेएस इस पे एरर दे देगी। हो गया। बदल दूं? डन। अब एक और स्पेशल पॉइंट क्या पढ़ा था आपने, अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल एरिया में वैर कीवर्ड के साथ बने, तो वो ग्लोबल होने के साथ साथ विंडो ऑब्जेक्ट में भी जाकर बैठ जाता है, और फिर हर जगह विंडो डॉट करके भी एक्सेस हो सकता है। देखो, स्पेशल नोट, इफ a variable is declared in the global area, if a variable is declared in the global area using var keyword, if a variable is declared in the global area using var keyword, then not only it becomes global, then not only it becomes global if a variable is declared using var keyword in global area, then not only it becomes global, but it also becomes, it also becomes property of, it also becomes property of window object. It also becomes property of window object and can be accessed, and can be accessed using, and can be accessed using window object name, and can be accessed using window object name. Name, NAME, name। ठीक है, तो अब बताइए, लास्ट लेक्चर आपका मिस ना हुआ हो तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है 20। कौन सा वाला 20? लोकल वाला 20। और ये प्रिंट करके देगा आपको अभी भी 10। क्लियर? और वहां वेर की जगह लेट लगा दूं तो ऐसा नहीं होगा भाई। तो फिर विंडो डॉट ए देगा अनडिफाइंड। क्यों? एक ग्लोबल नहीं होगा, ग्लोबल होगा। दो बातें अलग अलग हैं। ग्लोबल होगा पर वो विंडो में जाके नहीं बैठेगा। एक बार और बोल दूं,
if a variable is declared in the global area using var keyword, then not only it becomes global, but it also becomes property of window object and can be accessed using name of window object. फिर बोल रहा हूं, if a variable is declared in the global area using var keyword, then not only it becomes global, but it also becomes a property of window object and can be accessed using name of window object. हो गया? तो ये थे स्कोप से रिलेटेड पॉइंट्स. अब जो मैं स्ट्रिक्ट मोड की बात कर रहा था वो भी आपको समझा दूं, जरा उसको भी आप देख लें. तो फिलहाल मुझे बताइए इस कोड के बारे में क्या विचार है. अगर मैं फंक्शन यही डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहां लिखूं, डिक्लेयर करा है मैंने fun1 के अंदर, क्या fun2 को ये ए मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा. तो अगर मैंने कहा जेएस से बटन ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डबल कोट्स fun1, ठीक है, कॉल fun1, और दूसरा बटन बनाया मैंने जो fun2 को कॉल करेगा हमारे लिए, ठीक. और मैं इस पेज को रन करता हूं. पहले मैं fun1 को कॉल करवा दूं. अच्छा सॉरी, मैं उसको अलर्ट कर देता हूं, नहीं तो पेज इरेज हो जाएगा आपका. अलर्ट ए, अलर्ट ए, ठीक. अब इसके बाद अगर मैं पेज रन करूं और मैं क्लिक करूं तो मुझे 10 मिलेगा और fun2 में भी मेरे को 10 मिलेगा. ऑल्दो मैंने इसको डिक्लेयर अंदर करा है, लेकिन जेएस इसको ग्लोबल मानेगी. अब ये चल जरूर रहा है, बट ये बहुत खराब प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है. आप आगे चलकर जब रिएक्ट सीखोगे, रिएक्ट इस पे आपको एरर दे देगी. मैं चाहता हूं जावास्क्रिप्ट भी एरर दे दे, ताकि मैं शुरू से उन नियम कायदों को फॉलो करके चलूं जो आगे जाकर मुझे करने ही पड़ेंगे. राइट, दिस इज नॉट कंसिडर्ड गुड प्रोग्रामिंग. ये सोचना गलत है प्रोग्राम चल तो रहा है. हर वो प्रोग्राम जो चल रहा है, इट्स नॉट दैट कि वो बना भी सही तरीके से है, तो ये प्रोग्राम गलत तरीके से बना है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अगर आप चाहते हैं जेएस आपको ये करने से रोके, तो आप यहां पर एक लाइन लिखेंगे और वो लाइन होगी यूज स्ट्रिक्ट. क्या होता है ये जेएस को एक कंपाइल टाइम इंस्ट्रक्शन है, जिसमें आप जेएस को बोल रहे हैं कि मैं गलती से भी अगर कोई वेरिएबल तीनों कीवर्ड के बगैर बनाऊं, कौन तीनों, वेर, लेट और कॉन्स, तो मेरे कोड में दे देना एरर. अब क्या होगा, अब जब आप इस पेज को रन करेंगे, पहली बात तो अलर्ट आना बंद. चेक करिए जेएस की शिकायत क्या है, बोल रही है तुमने ए ही बनाया नहीं है. Got it? So this is good programming habit by using use strict. जब आप लाइब्रेरीज पे जाओगे जेएस में, रिएक्ट या कोई कुछ भी, वहां ये बनेगा, अपने आप मिलेगा आपको. बट जेएस में अपन को ये चीज खुद करनी चाहिए, ताकि हम ऐसी गलतियों से खुद को बचा पाए. अच्छा, और अगर मैं यहां पर लेट लगा देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बटन 1 चलने लगेगा. हाँ, बटन 1 चलेगा, बटन 2 अभी भी एरर देगा, क्योंकि अब ए ग्लोबल नहीं है ना. और अगर वैर लगा दूं तो भी ए ग्लोबल नहीं है, कंफ्यूज मत होना. अभी भी वो ग्लोबल नहीं है, अभी भी वो लोकल है ना. तो अभी भी बटन 1 चलेगा, बटन 2 अभी भी शिकायत करेगा. इस ए को ग्लोबल बनाने के लिए अपन कल पढ़ रहे थे ऐसे ए बना दो, और अब तो ऐसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपने ऊपर कह दिया है यूज स्ट्रिक्ट. ठीक है, तो उतार लीजिए ये यूज स्ट्रिक्ट वाला पार्ट. ये मैंने कल आपको नहीं बताया था, ये आज का टॉपिक है. टाइटल डाल लीजिएगा एनेबलिंग स्ट्रिक्ट मोड. एनेबलिंग, एनेबलिंग स्ट्रिक्ट मोड. और इस कोड को उतारते हुए लिख लीजिए दिस विल बी
एरर एनेबलिंग स्ट्रिक्ट मोड बता लीजिए। एरर आएगी। अब यूज स्ट्रिक्ट का मतलब है सबके साथ वेर लेट कॉन्स में से कुछ लगाना पड़ेगा। बनेगा ही नहीं तो विंडो में कहां चला जाएगा। लेट वेर कॉन्स लगा रहे हो कि नहीं? तो अब नहीं चलेगा, कहीं पे भी बना लो क्योंकि तुमने यूज स्ट्रिक्ट बोल दिया है। हाँ तो वे पहले जैसा है, उसमें नया क्या है? वो तो वही है जो पढ़ चुके हैं अपन। चले आगे, डन। सेकंड वाला तो उतारने की जरूरत ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इसी पे एरर आ जाएगी। हो गया, चलूं आगे। चलिए अब डालिए अगला टाइटल, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। टाइटल डालिए, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। अपन फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कैसे कराएंगे? रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। ठीक, अब समझिए ध्यान से। तो इमेजिन करिए मैंने जेएस में एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, जो पैरामीटर में दो वेरिएबल्स ले रहा है, जैसा नाम वैसा काम कर रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहा है। पर मैं चाहता हूं ऐड करने के बाद ये जो सी की वैल्यू है ये यहां पे डिस्प्ले ना हो, मैं इस वैल्यू को फंक्शन से बाहर ले जाकर अपने बटन के साथ डिस्प्ले कराऊं। ठीक है, तो जेएस कहती है अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन से वापस भिजवानी है तो आप उसी कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया की हर लैंग्वेज करती है, और कीवर्ड का नाम है रिटर्न। रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न सी वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करेगा, और कोई भी वैल्यू रिटर्न होकर किसके पास जाती है? कॉलर के पास जाती है, जहां से वो कॉल हुआ। तो अगर मैं मान लू मैंने यहां ऑन क्लिक में ऐड को कॉल करा हुआ है, और मैंने ऐड को कॉल करते वक्त पास करा है 5,7, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने कॉल ऐड। तो अब मुझे बताइए क्या होगा अब अगर मैं इस कोड को रन करूं? तो आपका जवाब होगा सर कुछ नहीं दिखेगा। मैं बोलूंगा क्यों, क्यों नहीं दिखेगा? आप बोलेंगे सर ऐड कॉल होगा, 5 और 7 ए और बी में जाएंगे, उनका सम 12 होगा, 12 रिटर्न होगा, बट आपने उस रिटर्न वैल्यू को यूज करा ही नहीं है, तो जेएस कुछ कहेगी नहीं, बट आपको सम नहीं दिखाएगी। मैं चाहता हूं दिखाए, तो मैं ये कर सकता हूं कि जो अलर्ट, ये जो ऐड का कॉल है, इसको डाल सकता हूं अलर्ट के अंदर। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जरा इसको देखिए जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये समझ में आ रहा है आपको? क्या होगा अगर मैं बटन क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप आएगा, जिस पॉपअप में टेक्स्ट नजर आएगा सचिन। चेक करिए, राइट। अब अगर मैं सचिन की जगह ऐड का कॉल डाल देता हूं, ये हटाऊं और यहां लिख दूं ऐड 5,7, तो अब आप देखेंगे जब मैं बटन क्लिक करूंगा तो मुझे सचिन की जगह नजर आएगा 12। 12 कहां से आया? ऐड से आया। और किसने रिसीव कर लिया? अलर्ट ने रिसीव कर लिया और उसको शो कर दिया। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब और दें। पता है, इसलिए गलत नहीं बोलना। याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पता है आपको। अब क्या होगा? अनडिफाइंड। जब हम जेएस में इनिशियल डेज में थे तो मैंने आपको बोला था ना, अनडिफाइंड बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, और बहुत सारी में एक ये भी था कि अगर कोई फंक्शन कुछ नहीं लौटाएगा तो अनडिफाइंड लौटाएगा। ये जेएस का रूल है। तो अगर आपको लग रहा है यहां से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं, यहां से रिटर्न हो रहा है अनडिफाइंड। तो क्या आएगा अलर्ट के पॉपअप में? जैसे इस पेज को आप रन करेंगे अलर्ट के पॉपअप में लिखा हुआ आ जाएगा, सॉरी ये सेव नहीं हुआ, अलर्ट के पॉपअप में लिखा हुआ आ जाएगा अनडिफाइंड। दिस प्रूव्स दैट इफ योर फंक्शन इज रिटर्निंग नथिंग, इट इज एक्चुअली रिटर्निंग अनडिफाइंड। तो मतलब जेएस में हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता ही है, जो कुछ नहीं करता है वो भी कुछ करता है, जो कुछ नहीं करता है वो भी कुछ करता है, और वो रिटर्न करता है अनडिफाइंड। और आपको नहीं पसंद आ रहा, आप अपनी वैल्यू रिटर्न करा लीजिए बाय यूजिंग रिटर्न कीवर्ड, उतार लीजिए।
रिटर्निंग वैल्यू टाइटल है, कोड उतार लीजिए और ये लाइन हाईलाइट करके लिख दीजिए, दिस विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सी टू द प्लेस ऑफ कॉल। जहां से आपका फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पे सी वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएगी। This will return the value of variable C to the place of call. This will return the value of variable C to the place of call. Done? चलें आगे। हो गया? अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसको फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि फायदे इतने हैं कि शायद आज का लेक्चर खत्म होते होते, नहीं तो अगले लेक्चर में यही टॉपिक के आपको फायदे ही फायदे दिखाऊंगा मैं। अभी बस ओपन माइंड से इस कॉन्सेप्ट को समझना कि स्लाइड क्या बोलने की कोशिश कर रही है। फंक्शन के बारे में जेएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो 90% लैंग्वेजेस में नहीं है, वो बात आपसे अब डिस्कस कर रहा हूं मैं। कैन यू एक्सप्लेन दिस? वैसे आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करो। फर्स्ट क्लास मतलब टॉप लेवल पे नहीं, और सिटीजन का मतलब नागरिकता तो बिल्कुल नहीं है ना? चलो अच्छा, एक और चांस देता हूं। किसी भी लैंग्वेज में आपने इसको नहीं देखा है, पाइथन पढ़ी होगी तो आपको ये चीजें जानी पहचानी लगेंगी। जावा पढ़ी है आपने तो ये बिल्कुल नया सा कॉन्सेप्ट है। मुश्किल है? चलो मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से मेरी बात। पहली लाइन ये कह रही है आपको कि आप जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स में जैसे नंबर स्टोर करते हो, स्ट्रिंग स्टोर करते हो, बुलियन स्टोर करते हो, ऐसे सरप्राइजिंगली पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। फायदे की तरफ मत जाना बिल्कुल, सिर्फ ये सुनो कि ऐसा अलाउड है। मतलब जावा स्क्रिप्ट में आप ये तो बहुत बार लिख चुके हो ना, है ना? क्या है इस लाइन का मतलब? व्हाट इज ए होल्डिंग? ए इज होल्डिंग अ नंबर 10, है ना? नाउ लुक व्हाट जेएस अलाउज अस। जेएस बोलती है इफ यू विश, ठीक है? और हम ऐसा क्यों करेंगे ये अगले लेक्चर के लिए छोड़ दो। बस जेएस बोलती है अगर तुम चाहो तो तुम ए में ऐसे पूरा फंक्शन असाइन कर सकते हो, या पूरा फंक्शन। यानी अब इस ए वेरिएबल की वैल्यू कोई नंबर या स्ट्रिंग नहीं है, एक पूरा कोड है, एक पूरा ब्लॉक है, और ये ब्लॉक आपका ये वाला फंक्शन है। कितना भी बड़ा हो, 1 लाख लाइन का कोड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी वेरिएबल्स इन जेएस आर सो पावरफुल दैट दे कैन होल्ड फंक्शंस ऑल्सो। जबकि बाकी लैंग्वेजेस तो बोलती हैं वेरिएबल मतलब वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू या एरे वगैरह रखते हो। यहां तो भाई पूरा कोड ही उठाकर आप एक वेरिएबल में डाल देते हो। ये नहीं सोचना है, ये मंडे के लिए छोड़ दो कि सर इससे क्या होगा, इसका क्या फायदा है। फॉरगेट दैट, फायदे की बात बाद में करेंगे। मैं आपको पहले सिर्फ इस लाइन का मतलब समझा रहा हूं, आपको समझ आया?
आया? यानी अब आज के बाद अगर आपका कोई इंटरव्यू ले और बोले व्हाट अ वेरिएबल कैन स्टोर, तो आप बोलोगे कल तक तो मुझे पता था इट कैन स्टोर वैल्यूज, आज मालूम चला इट कैन स्टोर एंटायर बॉडी ऑफ अ फंक्शन। ये इस पहली लाइन का मतलब है। क्लियर हुआ? दूसरी लाइन का मतलब थोड़ा मुश्किल है। जेएस ये बोलती है तुम जब किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो तुम उसको नंबर भेज सकते हो, स्ट्रिंग भेज सकते हो, तुम उसे पूरा फंक्शन भी भेज सकते हो। मतलब समझना मेरी बात। इमेजिन करो मैंने जेएस के अंदर एक फन नाम का फंक्शन कॉल करा। मैं ऐसे कॉल करूंगा तो फन चलेगा? फॉरगेट अबाउट कि उसके आर्गुमेंट में क्या है, आप तो बताओ। ये एक वैलिड कॉल है ना? अब वो 10 को क्या करता है, 10 को कैसे रिसीव करता है, फॉरगेट दैट। क्या ये भी एक वैलिड कॉल है? फन हाय, है ना? ये तो करा ही है अपन ने। तो व्हाट आर 10 एंड हाई? अभी कल ही आप नाम सुन के गए हो, आर्ग्यूमेंट्स। जैसे आप आर्ग्यूमेंट के तौर पे डेटा पास, ये डेटा है, बिल्कुल वैसे जेस बोलती है भाई तुम्हारे लिए एक और नया फीचर है मेरी तरफ से। तुम किसी भी फंक्शन को कॉल करते वक्त एक दूसरे फंक्शन की बॉडी पास कर सकते हो। वो सब छोड़ दो, अभी फायदे में मत जाओ। मैं आगे तुम कुछ बोलोगे, फिर मैं कुछ समझाऊंगा, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फॉरगेट दैट कि सर ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो कह रहा हूं ऐसा भी कर सकते हैं। ये कह रहा हूं मैं तो अभी, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं। और जिस दिन फायदा समझा दिया मैंने उस दिन ऐसे ही करोगे रोज। इसलिए अभी समझ लो कि बस ये भी जेएस में अलाउड है। सी नहीं बोलती आप ऐसे करो, जावा नहीं बोलती आप ऐसे करो, जेएस बोलती है मेरे यहां तो ये आम बात है कि किसी फंक्शन में पूरा फंक्शन ही प्रोग्रामर पास कर रहा है एज आर्ग्यूमेंट। अब इस लाइन को पढ़ो, है ना? अच्छा, जब मैं ये लाइन आपसे पहले वाले बैच में पढ़ा रहा था तो मेरे से एक स्टूडेंट ने ये बोला, आप बताइए क्या उसने जो बोला वो भी यही है? उससे बोला सर हम ये भी तो करते हैं जेएस में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस के अंदर हम लिख दें मैथ डॉट पाओ 2,3। ये भी तो यही हुआ? नहीं हुआ। ये आपने पाव की बॉडी थोड़ी पास कर दी है भाई, आपने पाव को कॉल करा है। कॉल करके पाव ने कुछ दिया। क्या दिया पाव ने? 8। वो 8 पास हुआ है राइट को, नॉट द बॉडी ऑफ पाव। यहां तो पूरी बॉडी ही पास हो गई है। ये समझा रहा है। ठीक है, आप ये तो समझा दो। जब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन की बॉडी जा सकती है तो फंक्शन से एक पूरे फंक्शन की बॉडी रिटर्न भी कर सकते हैं। यानी अभी आपने क्या रिटर्न करा था? रिटर्न सी करा था ना आपने। आप जेएस में चाहें तो इस रिटर्न सी की जगह ये भी कर सकते थे। ठीक है, मतलब ऐसा जेएस को कोई शिकायत नहीं है आपके इस कोड को लेकर। ये रिटर्न सी की जगह मैं लिख सकता हूं रिटर्न फंक्शन, और फिर अंदर जो भी मेरे को कोड लिखना हो, दिस इज ऑल्सो अलाउड। अब इससे क्या होगा, ये कैसे चलेगा, सब अगले हफ्ते के लिए छोड़ देना, एनोनिमस है, अभी आएगा, अगला टॉपिक वही है। इस तरीके से आप जेएस के अंदर कोड लिख पाते हैं। तो इसका मतलब फंक्शंस आर एज गुड एज वेरिएबल्स। दे कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स, दे कैन बी पास टू फंक्शंस, दे कैन बी रिटर्न फ्रॉम फंक्शन। आज तक तो जितनी लैंग्वेजेस अपन ने पढ़ी है बेसिक लेवल पे, सब ये बोलती है किसी भी फंक्शन को वेरिएबल दे सकते हैं, उससे वैल्यू ले सकते हैं, या तो पूरा कोड जा सकता है, पूरा कोड आ भी सकता है। अब इस बात को इंटरव्यू में स्टाइल में अगर बोलना हो ना, थोड़ा एटीट्यूड के साथ बोलना हो ना, तो ये बोलना। ये जो 3 लाइन को आपको मैंने समझाया वो जेएस में एक लाइन में बोला जाता है, फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। फिर वो सामने वाला बोलेगा व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट क्लास सिटीजन, तो आप बोलना अ फंक्शन इन जेएस कैन बिहेव जस्ट लाइक अ नॉर्मल वैल्यू। हम उसे एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, हम उसे किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं और उसको रिटर्न भी करा सकते हैं। फिर वो पूछेगा इसका फायदा क्या है, तो बोलना फायदा ही फायदा है, बोलना सर ने बोला था मंडे के बाद बताऊंगा। क्लियर? तो ये है। तो अगर कल आपका इंटरव्यू हो रहा है तो कल तक के लिए तो इतना ही जवाब है कि ऐसा करने की परमिशन जेएस अपन को देती है। फायदे के अलावा कोई डाउट हो तो पूछिए। प्रशांत ने कुछ पूछा है, हाँ जी प्रशांत।
सर रिटर्न फंक्शन ग्रीटिंग अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? रिटर्न फंक्शन ग्रीटिंग रिटर्न हो जाएगा पूरे कोड के साथ। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, घबराओ मत, ये सब आएगा। ऐसा ही तो मैंने करा है। चले आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलें आगे। ठीक, इसको अपने दिमाग में रखना, बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूंगा कि हमने ऐसा पढ़ा है। हाँ जी। उस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो क्या होगा? ऐसा बॉडी प्रिंट कर देगा और तो फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। डन। ठीक है, तो ये तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात दिमाग में डालनी थी। अब ये बात समय समय पर हम यूज करेंगे। अब आते हैं फंक्शंस रिलेटेड अगले टॉपिक पे। हाँ जी हाँ जी। कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलना है, तो आप दिमाग में रखो, इसलिए मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं। बस ध्यान रखो कि हाँ, ऐसा सर ने फंक्शन के बारे में बताया है। ठीक, हेडिंग वाला के आगे आएगा। अब डालो हेडिंग, लिखो एनोनिमस फंक्शन। देखा? सुधा सेकंड वाला अभी आ जाएगा। मंडे तक रुक जाओ, मैं विद प्रैक्टिकल समझाऊंगा आपको सेकंड वाला। ठीक है, बस मंडे ट्यूसडे 2 दिन वेट कर लो। ट्यूसडे तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मंडे ही देख लोगे आप, तब अच्छे समझना, खूब सारे डाउट पूछना। शुरू करूं? चलिए, अब आपको जब मैंने जेएस में फंक्शंस पढ़ाना स्टार्ट करा था तो मैंने आपसे कहा था जावा स्क्रिप्ट में 3 तरह के फंक्शन होते हैं, याद है आपको? आप पिछले 3 दिन से जिनसे मिल रहे हैं वो जेएस में नेम्ड फंक्शन है। जिनसे अगले हफ्ते आप मिलेंगे, जो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो एरो है। फिलहाल आपको जिनसे मैं मिलाने जा रहा हूं वो जेएस में सेकंड कैटेगरी के फंक्शंस हैं और इन्हें जेएस में हम लोग बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। अगर आपको लग रहा है सर एनोनिमस मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बेनाम, बिना नाम का। तो अगर कोई फंक्शन बगैर नाम के बना दो तो वो जेएस में बन जाता है एनोनिमस फंक्शन। अच्छा, कैसे बनता है? लेट्स हैव अ डिस्कशन। आप मेरे को एक फंक्शन बना के दो जो स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करे, जितना आपको जेएस आती है। करा है आपने, बहुत बार करा है, एक बार और बोलो। तो आपको एनोनिमस वगैरह तो कुछ आता नहीं है, तो आप मुझे बोलोगे सर मैंने तो ये पढ़ा है, फंक्शन कुछ नाम देना पड़ता है मेरे को, तो मैंने ग्रीटिंग्स दे दिया। आप बोल रहे हो स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करना है, तो मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, है ना? जेएस कहती है इस कोड को आप और एक तरह से लिख सकते हो, और वो और एक तरीका है, यू कैन राइट फंक्शन, नो नीड टू राइट ग्रीटिंग्स, सिंपली पुट पैरेंथेसिस, ब्रेस ओपन ब्रेस क्लोज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो। ठीक, अब आप मुझे बताइए ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है इसका क्या नाम रखा है मैंने? कुछ नहीं रखा है ना? ये जेएस में कहलाएगा एनोनिमस फंक्शन। आ रहा हूं, सारे डाउट दूर करूंगा, चेहरा देखकर मुझे लग रहा है दिमाग में ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। पहले सिंटेक्स समझो। सो व्हाट आर एनोनिमस फंक्शंस? फंक्शंस व्हिच आर क्रिएटेड यूजिंग फंक्शन कीवर्ड बट डू नॉट हैव एनी नेम। एक ही फर्क देख रहा है ना दोनों में, ग्रीटिंग्स मिस होना। वहां ग्रीटिंग्स है तो ये कौन हो गया? नेम्ड फंक्शन हो गया। वो कौन हो गया? वो हो गया एनोनिमस फंक्शन। अब अगला डाउट आएगा जो अभी के अभी सॉल्व होना जरूरी है, और वो ये आएगा कि सर आपने फंक्शन बना तो दिया, पर आप इसको यूज कैसे करोगे? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि अगर हमको ये वाला स्टेटमेंट चलाना है तो हमें ग्रीटिंग्स को कॉल करना पड़ता है, और ग्रीटिंग्स को कॉल ग्रीटिंग्स का नाम लेकर ही करते हैं, तब तो ग्रीटिंग चलेगा। यही तो लिख रहे हैं हम 2 दिन से, ग्रीटिंग्स, तो कंपाइलर इसको चलाएगा या जेएस का इंजन इसको चलाएगा। ये कैसे चलेगा सर? तो जेएस बोलती है अगर तुम चाहते हो कि तुम इसको यूज करो तो तुम इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। तो मैंने इसको उठाकर किस में असाइन कर दिया? मैंने इसको उठाकर एक्स में असाइन कर दिया, राइट? अब ये जो एक्स है ना, ये मेरे लिए रोल प्ले करेगा इस पूरे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। सो नाउ एनीवेयर इन माय प्रोग्राम इफ आई वांट टू रन दिस ब्लॉक, आई विल सिंपली से एक्स। कौन है एक्स? है तो एक वेरिएबल, लेकिन रोल किसका प्ले करेगा? रोल प्ले करेगा एक फंक्शन के कॉल का। क्यों? क्योंकि उसके खुद के अंदर कोई वैल्यू नहीं बैठी है, उसके अंदर एक पूरा ब्लॉक ऑफ कोड बैठा है। अभी भी याद रखना, आप ये नहीं बोलोगे तो फिर तो एक्स इसका नाम हो गया। एक्स इसका नाम नहीं है,
एक्स एक वेरिएबल है जो इस फंक्शन को पॉइंट कर रहा है या होल्ड कर रहा है। इस फंक्शन को तो अभी भी हम मानेंगे कि ये एनोनिमस है और हम इस तरह से इस फंक्शन को कर पाएंगे एग्जीक्यूट। और अगर आपने सिर्फ एक्स बोला, किसके बिना, पैरेंथेसिस के बिना, तो जावास्क्रिप्ट उठाकर आपको लौटा देगी पूरी बॉडी। कहां से कहां तक, फंक्शन के एफ से इस पूरे करली ब्रेस तक पूरा उठा के दे देगी आपको। गॉट इट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किसी भी फंक्शन को विदाउट नेम बना सकते हैं और अगर हमको उसको यूज करना है तो यूज करने के लिए उसको हम किसी वेरिएबल में भी कर सकते हैं असाइन, है ना। अब इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको, ठीक है। और उससे पहले कि मैं प्रैक्टिकल पे जाऊं, आप जरा फटाफट थ्योरी पे नजर डाल लो, पढ़ो। एक्स में हेलो नहीं आएगा प्रबल, एक्स में पूरा फंक्शन आएगा। ये तो गलत बोल दिया तुमने। हो गया, करें प्रैक्टिकल, चलिए देखो। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं वो ये पॉइंट है। मैंने जेएस में एक फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन बनाया। मैंने कहा लेट एक्स इक्वल टू फंक्शन लेट नेम इक्वल टू सचिन, रिटर्न नेम। ठीक है, ये मैंने लाइन लिखी। अगर मैं, इफ यू विश, आप यहां एक सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली आप एक वेरिएबल में कुछ असाइन कर रहे हैं और उसके बाद लगा रहे हैं उसका एक टर्मिनेटर। ठीक, आप, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरप्रेटर अपने आप लगा देगा। अगर मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉलोड बाय एक्स लाइक दिस, तो मुझे पूरी बॉडी प्रिंट होकर दिखेगी। कहां से, फंक्शन के एफ से लेकर वो पूरे ब्रेस तक। देखिए जरा, नीचे का बटन भी रह गया है, उसको हटा दीजिए। देखिए अब आप आउटपुट में क्या आ रहा है, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड आ रहा है यहां से लेकर यहां तक। क्या दर्शाने की कोशिश हो रही है, क्या बताने की कोशिश कर रही है जेएस, कि एक्स कोई मामूली वेरिएबल नहीं है, वो एक वेरिएबल है जिसके अंदर पूरा कोड रखा हुआ है और वो कोड ये है। गॉट इट। और अगर मैंने एक्स के साथ लगा दिया पैरेंथेसिस, तो अब जेएस बॉडी नहीं, इस कोड को रन करेगी। किस कोड को, इस पूरे कोड को रन करेगी। इसका जो रिजल्ट आएगा वो लाकर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में रख देगी। तो आप बताइए, इन दो लाइनों को रन करने का रिजल्ट सचिन आएगा क्योंकि रिटर्न हो रहा है, तो स्क्रीन पे आ जाएगा सचिन। गॉट इट। तो ये कहना गलत होगा कि एक्स में सचिन आया है, एक्स में सचिन नहीं आया है, एक्स में तो पूरी बॉडी आई है। सचिन तो वहां से रिटर्न हुआ है और वो भी तब जब आपने एक्स को एज अ फंक्शन कॉल करा है। ये रहा आउटपुट। क्लियर, उतारिए फटाफट। सबसे पहले तो सिंटेक्स उतारिए, एनोनिमस लिख लो एक लाइन, टाइटल डाला एनोनिमस फंक्शन, लिखो इन जावास्क्रिप्ट we can create functions without any name. In JavaScript, we can create functions without any name. In JavaScript, we can create functions without any name. And such functions are called anonymous functions. And such functions are called anonymous functions. उतारिए सिंटेक्स। और कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां तो वैर लगा हुआ है, वैर कॉन्स्ट लेट कुछ भी लगा दीजिए, अलाउड है।
ऐसा नहीं है कि वैर वाला वेरिएबल नहीं रख सकता और लेट वाला फंक्शन रख सकता है। कॉन्स्ट वैर लेट सबको ये परमिशन है कि वो अपने अंदर पूरा पूरा फंक्शन असाइन करवा सकते हैं। विदाउट वैर और लेट चलेगा, वो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? हटा दूं? अब कोड पे आ जाइए और दोनों उतारिए। इससे क्या होगा? पहले ये, हाँ जी, वो करली ब्रेसेस इस एक्स में असाइन करने के बाद वाले हैं। एक्चुअल में ये पूरे फंक्शन की बॉडी का ब्रेस है ये। और ये सेमी कोलन, ये एक्स की वैल्यू का सेमी कोलन है। अपन लिखते हैं ना लेट एक्स इक्वल टू 10 सेमी कोलन, ये वो सेमी कोलन है। जी जी जी, अगर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ऐसे काम करने लगेगा, वेरिएबल के नाम से भी और उसके ओरिजिनल नाम से भी। तो इसका मतलब आज के लेक्चर का फाइनल कंक्लूजन ये मानूं कि किसी भी वेरिएबल का नाम पूरे फंक्शन की बॉडी दे देता है अगर उस वेरिएबल में फंक्शन है। सिर्फ नाम लिखने से पूरी बॉडी मिल जाती है, कैन आई से दैट? और ये बात फंक्शन के नाम पे भी लागू होती है। ये बात फंक्शन के नाम पे भी लागू होती है, मंडे के लिए याद रखना। मतलब जरा इसको भी देख लो। ये कौन है? फंक्शन है। अगर आप ऐसे लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट बिना पैरेंथेसिस के ग्रीटिंग्स, तो जावास्क्रिप्ट वही करेगी जो उसने अभी एक्स के साथ करा है। देखो, ग्रीटिंग्स, हाँ जी, ग्रीटिंग्स। देखो, ये बात मंडे भूलना नहीं। और आप ही से मुझे चाहिएगा जवाब। मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके मुंह से ही निकलेगा ऐसा कर देते हैं। और बस मैं भी खुश, आप भी खुश कि आप समझ जाओगे कि आज जो पढ़ा उसका क्या फायदा है। आज सब कुछ पढ़ लिया, ये समझ में नहीं आ रहा इन सबसे हो क्या रहा है। वेरिएबल में फंक्शन डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों डाल रहे हैं। क्या मिल रहा है? वेरिएबल का नाम लिखकर तो फंक्शन की बॉडी आ रही है। हमें क्या करना है बॉडी से? हमें तो मतलब आउटपुट से होता है ना? ये सब आपको मंडे क्लियर करूंगा मैं। पर आज जो पढ़ा है वो बस आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, आइए मंडे लेते हैं इससे आगे।